नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं वाजिद खान और आप देख रहे हैं कौमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। जयराम रमेश की पीयूष गोयल पर शदीद तनकीद। हिंद अमेरिका तिजारती मुआहदे पर किसानों को गुमराह करने का इल्जाम। AI इम्पैक्ट समिट 2026 का हिंदुस्तान में आज से आगाज। दुनिया भर के टेक लीडर्स अजलास में शिरकत के लिए पहुंचे नई दिल्ली। मगरबी बंगाल में इलेक्शन कमीशन की बड़ी कार्रवाई। ममता हुकूमत के 7 अफसरान को किया मुअत्तल। कश्मीर में नौजवानों की सूरत हाल पर मीर वाइस की तशवीश। कहा, रमजान के मुकद्दस महीने में हमें अपनी हालत संवारने पर तवज्जो देनी होगी। और पाकिस्तान के खिलाफ शानदार कामयाबी के बाद टीम इंडिया लौटी हिंदुस्तान। शानदार मुजाहरे पर जश्न का माहौल। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब पेश है खबरों की तफसील। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने हिंद अमेरिका तिजारती मुआहदे के असरात को लेकर मरकजी वजीर तिजारत पीयूष गोयल पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक खबर का लिंक शेयर करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि वजीर तिजारत मुसलसल और दानिस्ता तौर पर मुल्क को गुमराह कर रहे हैं, जबकि इस मुआहदे से मुख्तलिफ रियासतों के लाखों किसानों की रोज़ी रोटी मुतासिर हो सकती है। जयराम रमेश ने अपने बयान में कहा कि वज़ीर तिजारत बार बार ये तासुर दे रहे हैं कि अमरीकी मुआहदे से किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा, हालांकि हकीकत इसके बरक्स है। उन्होंने कहा कि ख़ास तौर पर कपास के काश्तकार इस फैसले से बराह रास्त मुतासिर होंगे और उनकी माशी हालत मज़ीद कमज़ोर हो सकती है। दूसरी जानिब संयुक्त किसान मोर्चा और दीगर तंजीमों ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका से खाम कपास ज़ीरो टैरिफ पर दरामद की गई तो इससे घरेलू बाजार में कीमतें गिर सकती हैं और कपास उगाने वाले किसान शदीद बहरान का शिकार हो जाएंगे। किसान रहनुमाओं का कहना है कि पहले ही कम अज़ कम इमदादी कीमत किसानों की लागत के मुताबिक नहीं है और ऐसे में सस्ती दरामदात से मुकामी पैदावार मुतासिर होगी। जयराम रमेश ने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो किसानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे और ऐसे किसी भी तिजारती कदम से गुरेज करे जिससे देही मईशत पर मनफी असरात मुरत्तब हों। AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आज से आगाज़ हो रहा है, जिसमें दुनिया भर से टेक्नोलॉजी की मारूफ शख्सियात और पॉलिसी साज मस्नूई ज़हानत यानी AI के मुस्तकबिल, उसकी गवर्नेंस और मईशतों व मुआशरों पर इसके असरात पर तबादला ख्याल करने के लिए हिंदुस्तान में यकजा हो रहे हैं। इस एक्सपो में AI के काम से मुतालिक एक कौमी नुमाइश होगी। पॉलिसी और अमल, इख्तरा और पैमाने का और टेक्नोलॉजी और तमाम शहरियों का मेल होगा। 70,000 मुरबा मीटर से ज़्यादा रकबे पर मुहित 10 मैदानों में फैला हुआ यह एक्सपो आलमी टेक्नोलॉजी फर्मों, स्टार्टअप्स, तालीमी और तहक़ीक़ी इदारों, मरकज़ी वजारतों, रियासती हुकूमतों और बैनुल-अक़वामी शराकतदारों को एक स्टेज पर लाएगा। AI इम्पैक्ट 2026 का आज से आगाज़ हो रहा है, जिसमें दुनिया भर से टेक्नोलॉजी के मारूफ शख्सियात और पॉलिसी साज मस्नूई ज़हानत के इस्तेमाल और इसकी गवर्नेंस और मईशतों व मुआशरों पर इसके असरात पर तबादला ख्याल करने के लिए हिंदुस्तान पहुँच रहे हैं। एक्सपो में 13 ममालिक के पवेलियन भी होंगे जो AI इकोसिस्टम में बैनुल-अक़वामी ताउन की नुमाइश करेंगे। इनमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटाली, नीदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, सर्बिया, एस्टोनिया, ताजिकिस्तान और अफ्रीका के पवेलियन शामिल हैं। इस छोटी इजलास के लिए सिक्योरिटी के ख़ास इंतज़ामात किए जा रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल होता है कि ऐसी सिचुएशन में हमें किन सुरक्षा की दृष्टि से किन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके लिए हम काफ़ी दिनों से रिहर्सल्स कर रहे हैं, पॉइंट वाइज ब्रीफिंग भी कर रहे हैं। जो शेड्यूल और अनशेड्यूल मूवमेंट को भी ध्यान में रखते हुए जो पॉसिबल प्लेसेस हैं उन पे भी हमने एनएफ रिहर्सल्स, मल्टी एजेंसी रिहर्सल्स वहाँ पे की हुई हैं और उसको भी ध्यान में रखते हुए लगभग 20,000 से ज़्यादा CAPF और लोकल पुलिस पर्सनल भी यहाँ पे लगाए हुए हैं। टेक्नोलॉजी का भी हम पूर्ण इस्तेमाल कर रहे हैं। कई सैकड़ों की संख्या में जो एक्स्ट्रा CCTV है वो भी न्यू दिल्ली के एरिया में और प्लेस ऑफ फंक्शंस पे लगाए हुए हैं, जिनके अंदर वीडियो एनालिटिक्स और FRS का भी इस्तेमाल हम पूर्णतः करेंगे। सर, एक तरफ आपने CCTV, दूसरी तरफ कितने कंट्रोल रूम्स इस बार बनाए गए?
अराउंड 32 सीसीटीवी कंट्रोल रूम्स बनाए हुए हैं, जिनके अंदर ट्रेंड स्टाफ वीडियो एनालिटिक्स को देखने, पहचानने और उनको ट्रांसमिशन के लिए हमने लगभग 32 कंट्रोल रूम बनाए हुए हैं, जिनके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ सीसीटीवीज विथ इनेबल्ड विथ वीडियो एनालिटिक्स और एफआरएस लगाया हुआ है। सर, क्या एंट्री के लिए क्यूआर कोड वाले पासेस का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि जो भी भारत मंडपम की तरफ आएंगे उन्हें कोई दिक्कत ना हो? जी, जिसने एआई इम्पैक्ट समिट जो है उस वेबसाइट पर जिसने रजिस्टर किया है, उनको क्यूआर कोड उनकी ईमेल पे जरूर मिले हैं और उसके साथ में ही उनको एक एडवाइजरी भी मिली है कि किस किस दिन क्या रेस्ट्रिक्शन होंगे और किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे एक पॉइंट में उस एडवाइजरी में से आपको बताऊं तो गेट नंबर 10 और 4 से पैदल एंट्री होगी, उसके लिए जो क्यूआर कोड ईमेल पे है उस क्यूआर कोड को लेके आना आवश्यक होगा। उसमें क्यूआर कोड में हर एक का नाम भी नीचे लिखा हुआ है और साथ में अपना एक आई कार्ड भी लेके आना होगा साथ के अंदर। लेकिन 19 तारीख को उसी एडवाइजरी में लिखा है कि 19 तारीख को सिक्योरिटी रीजन से काफी रिस्ट्रिक्शन होंगे, क्योंकि मेन इवेंट है। सारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, मंत्रीगण हैं विदेशी कंट्रियों के, उनके मंत्रीगण हैं, सीईओज हैं, वो सारे भारत मंडपम में रहेंगे। उस सुरक्षा दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए काफी रिस्ट्रिक्शन भी वहां पे रहेंगे। वो मेटी की एडवाइजरी में ईमेल पे सभी के पास जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्टर किया उनके पास आया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उसको भी आप देख लें, एक बार एडवाइजरी को ध्यान से पढ़ लें, या दिल्ली पुलिस की वेबसाइट या सोशल मीडिया हैंडल पे भी एडवाइजरी देख लें। और मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि आप ट्रैफिक की एडवाइजरी को भी ध्यान से देख लें, क्योंकि कई स्कूल्स की मूवमेंट जो है या जो लोगों का यहाँ पे आना, न्यू दिल्ली में अपने कार्य क्षेत्र में आना, मूवमेंट करना, उसमें ऐसे रेस्ट्रिक्शन नहीं है किसी चीज का। लेकिन चूंकि वीवीआईपीज की मूवमेंट होगी, रूट लगता है, तो उसके बीच में वो परेशान ना हो, उस समय के हिसाब से एक बार ट्रैफिक की एडवाइजरी को भी आप देख लें, ताकि आप अपने गंतव्य स्थान पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में शुरू होने वाली मस्नूई ज़हानत कॉन्फ्रेंस एआई इम्पैक्ट समिट में शिरकत करने वाले दुनिया भर के नुमाइंदों का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि इस कॉन्फ्रेंस के नतायज एक तरक्की पसंद, इख्तराई और मौक़े से भरपूर मुस्तकबिल की तामीर में मुआविन साबित होंगे। समिट, जिसका मौजू सबकी फलाह व बहबूद, सबकी खुशी है, जो इंसान पर मरकूज़ तरक्की और जामे तरक्की के लिए मस्नूई ज़हानत को बरोकार लाने के हिंदुस्तान के अज़्म की अक्कासी करता है। दिल्ली पुलिस के क़याम के 79वीं यौम तासीस पर मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि दिल्ली पुलिस की अनथक मेहनत के नतीजे में कौमी दारुल हुकूमत के अहम तरीन और हसास मुकामात की हिफाजत यकीनी होती है। मंत्री जी का कार्यालय और निवास, इस सभी को देखते हुए दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। मगर मुझे पूरा संतोष, आनंद और गर्व है कि दिल्ली पुलिस ने हमेशा अपनी जिम्मेदारी आगे रहते हुए प्रखरता और सफलता के साथ हमेशा के साथ निभाई है। आज दिल्ली पुलिस को और मजबूत करने के लिए स्पेशल सेल के इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर का शिलान्यास यहां पर हुआ है। लगभग 425 करोड़ की लागत से स्पेशल सेल के इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर जो बन रहा है, वो देश का सबसे आधुनिक, एक प्रकार से नारकोटिक्स और आतंकवाद को निपटने का सेंटर बनेगा। अत्याधुनिक इंडोर फायरिंग रेंज, वॉर रूम, साइबर लैब, प्रशिक्षण हॉल और कई प्रकार के आधुनिक उपकरणों से ये हेडक्वार्टर लैस होगा और पूरी देश की पुलिस के लिए एक आइडियल स्पेशल सेल हेडक्वार्टर बनकर उभरेगा, उसका मुझे पूरा विश्वास है। दिल्ली के स्पेशल सेल ने नशीले पदार्थों की सिंडिकेट, जाली भारतीय करेंसी नोट, जटिल साइबर अपराध, संगठित अपराध और न केवल दिल्ली, देश के कई महत्वपूर्ण आतंकवादी घटनाओं के जांच के अंदर सफल और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये आधुनिक हेडक्वार्टर बनने से उनके दायित्व के निर्वहन के लिए उनको और
दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी पीर के दिन पेश हुए। अदालत ने इस दौरान लालू खानदान पर आए तमाम इल्ज़ामात के मुतालिक मालूमात फराहम की, जिसे उन्होंने कबूल करने से इनकार कर दिया। लालू खानदान ने कहा कि वो मुकदमे के सामना करेंगे। हालांकि सेहत की खराबी की बुनियाद पर अदालत ने उन्हें ज़ाती तौर पर पेशी से छूट भी दे दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू प्रसाद यादव से पूछा गया कि आप इल्ज़ामात को कबूल करते हैं या नहीं, या मुकदमे का सामना करेंगे। उन्होंने इल्ज़ामात को कबूल करने से इनकार करते हुए वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि वो मुकदमा लड़ेंगे। वाज़ेह रहे कि इल्ज़ाम तय करते वक्त ये एक उमूमी कानूनी अमल है कि जब अदालत बाज़ाब्ता तौर पर इल्ज़ामात की तफसील बताती है और मुल्ज़िमान से इस बारे में सवाल करती है। मीर वाइज उमर फारूक ने माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक की आमद के पेश नज़र अमन का पैगाम देते हुए कहा है कि हमें अब अपने नौजवानों की हालत सुधारने पर ख़ास तवज्जो देनी होगी। उन्होंने हुकूमत से भी अपील की है कि माह रमज़ान में ख़ास तौर पर जुमा, शब क़दर और जुम्मतुल विदा के इज्तिमात के मौके पर मस्जिदों को बंद करने की कोशिश ना करें। उनका कहना था कि रमज़ान अल्लाह का महीना है और इस महीने में नौजवानों के लिए मस्जिदों में जाने वाले पैगामात असरअंदाज होते हैं। उन्होंने कहा कि अब हमें इस्लाह माशरा पर ज़्यादा तवज्जो देनी होगी, जहाँ पे हम इस्लामी मामलात पे बात करेंगे, समाजी मामलात पे बात करेंगे, वहाँ पे हम इस बात पर भी जोर देंगे कि जो इस्लाह की जरूरत है, जो रिफॉर्म की जरूरत है हमारे समाज में, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब हमारे मरकज जो है वो खुले रहें। और हमने यहाँ पे आज भी एक करारदाद में पॉइंट पास किया कि पिछले दिनों हमने कई सालों में देखा कि हमारे जो बड़े बड़े मरकज है, खासकर जामे मस्जिद, उसको बंद किया जाता है। तो हमने आज ये पॉइंट यहाँ पे रखा है कि हम तवक्का रखते हैं कि हुकूमत इस साल कोई पाबंदी नहीं आयद करेगी, चाहे वो जुमा के इज्तिमात हो, चाहे वो जुम्मतुल विदा हो। जिस तरह से हम जुम्मतुल विदा को हम यौम कुद्स की बात आई, यौम कुद्स का प्रोग्राम भी बनाते हैं। इसी तरीके से शब कदर है, उसके बाद ईद का प्रोग्राम है। आप जानते हैं कि पिछले 8-9 साल से न तो ईद की नमाज हो पाई है, न तो जुम्मतुल विदा के प्रोग्राम हो पाए हैं। तो हम तवक्का रखते हैं कि हुकूमत जो है कोई जो है इंटरफेरेंस पैदा नहीं करेगी। मुसलमानों को अपने दीन की जो राइट्स हैं, उन राइट्स को रिस्टोर किया जाएगा और कोई मुदाखलत हुकूमत की तरफ से नहीं आएगी, बल्कि रमजान को फैसिलिटेट किया जाएगा। दूसरी बात जो हमने यहाँ पे कही हुई है कि रमजान ऐसे हालात में आ रहा है जैसे हम देख रहे हैं कि मुस्लिम दुनिया के जो हालात हैं, खासकर अगर हम फलस्तीन की बात करें, फलस्तीन में अभी भी जुल्म जारी है, कत्ल गारत गिरी जारी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। इसी तरह से अगर ईरान के हालात की हम बात करें, वहां पे मशरिक़ वस्ता में हम देखें फिर से एक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हम इसकी भी बिल्कुल इसमें भी बड़ा कंसर्न जो है इजहार करते हैं। इसके साथ साथ जो यूनिटी की हम बात करें, मसलकी मामलात पर हमने भी यहाँ पर बात की, उलमा ने बात की। तो इंशाअल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि माह रमजान में अपने सरमन के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मगरबी बंगाल में वज़ीर आला ममता बनर्जी के 7 अफसरान को मुअत्तल कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नज़रसानी यानी SIR के दौरान इन अफसरान की जानिब से लापरवाही बरतने की बात सामने आई थी। यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कई दीगर अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। दरअसल मगरबी बंगाल में महज चंद हफ्ते बाद आइंदा असम्बली इंतखाब का ऐलान होने वाला है। इसके मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने तैयारी तेज़ कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने 7 अफसरान को मुअत्तल करने के अलावा चीफ सेक्रेटरी को उन अफसरान के खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई शुरू करने की हिदायत दी है। T20 वर्ल्ड कप में गुज़श्ता शब पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत दर्ज करने के बाद टीम इंडिया आज कोलंबो से हिंदुस्तान लौट आई है। कोलंबो के एयरपोर्ट पर टीम इंडिया को वालहाना तौर पर विदा किया गया। एयरपोर्ट पर टीम इंडिया को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए थे। कोलंबो में मैच के बाद स्टेडियम के बाहर हिंदुस्तानी मद्दाहों में ज़बरदस्त जोशो खरोश देखा गया। लोग हिंदुस्तान के शानदार परफॉर्मेंस पर खुश नज़र आए और जश्न मनाते देखे गए। लोगों का कहना था कि वो वर्ल्ड क्लास मैच देखने के लिए स्टेडियम आए थे, मगर उन्हें पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने बहुत मायूस किया। ताहम हिंदुस्तान की शानदार जीत को उन्होंने एक बार फिर तारीख़ी करार दिया है।
I really got scared in the beginning when they were batting and all, but thankfully they made it out. Bowling was too good. Too good. Too good. My team. Chalo, see you. Thank you so much. Thank you. Just how happy you are India has won. I am so happy. You came here to support, and what happened? What did you see today? What were you? I saw a lot of cheering and I'm really pleased that India has won today. Whose performance you liked the most and why? And what? Whose performance you liked the most? All of the Indian players, but I liked Yadav the best. Surya Kumar Yadav, yeah. So now you're going to go home and celebrate India's victory, Yes. and you think now India will win the World Cup? Yeah, I'm very sure, definitely. धो का डाला उनको अच्छे तरीके से धो डाला, धो के गार भी दिया, गार के निचोड़ दिया, लो पड़ गई पाकिस्तान। लेकिन अब पाकिस्तान में मुकाबला नहीं है। वो मुकाबला है 8-1 हो गया, 8-1 हो गया। इंडिया का मुकाबला पाकिस्तान करेगा? कहाँ है? कहाँ है पाकिस्तान? कहाँ है? कहीं नहीं है। शुरू से लेके आखिरी तक कल हम लोग देखते रह गए। Listen me, sir. I love Pakistan players, but Babar not deserve for 2020 player. I'm from India, New Delhi. But due to dirty politics, Pakistan is crap. Everything is crap. So player also collapse. What is Pakistan doing? I want my money back. I want my money back. What is Pakistan doing? Do they have no shame for their players, for their fans? They have no shame only. What are these performances? I think our biggest threat is India itself, India B, which is USA. USA is our biggest threat. Do you agree with me or no? Why have we spent so much money to come and watch this shit? Tell Pakistani government and the Pakistani players to do something about this. Come on. Do you agree with me or no, ANI? Exactly. Exactly. So who should we take seriously this tournament? US more, right? Exactly. Exactly. Waste of money. I mean, good vibes. We got to watch full cricket. Good vibes. Gambhir's men are doing well. But that's about it. Go India. 100% पैसा वसूल। जैसा हमने सोचा था वन साइड मारना है और वन साइड मार दिया उनको आज। हमको तो पहले से पता था भाई, हम लोग नहीं हारने वाले हैं। इंडिया जीतेगा, जीतेगा और जीतेगा। 8-1 की लीड रहेगा, 8-1 की लीड रहेगी और 8-1 की लीड हो गई है। वर्ल्ड कप में आज तक पाकिस्तान कभी जीत नहीं। पाकिस्तान के बुरी तरह हारने से पाकिस्तानी शायकीन को मायूस किया है। पाकिस्तानी मुद्दाओं ने हिंदुस्तान के शानदार खेल की तारीफ की, ताहम कहा कि पाकिस्तान का मुजाहरा दिन ब दिन मायूस कुन होता जा रहा है। बन गया थोड़ा सा मुझे होप थी आज के टीम की, कुछ चेंजेस, कुछ फॉर्मेशन ऐसी थी, हमारे स्पिनर्स ऐसे थे कि मुझे लग रहा था कि हम फंसा लेंगे मैच को और एटलीस्ट एक फाइट देंगे। बट इट्स लाइक द सेम रूटीन मैटर। बुमराह के जवाब हमारे पास नहीं है, हार्दिक को हम फेस नहीं कर सकते। इट्स द सेम सिचुएशन। वेल प्लेड टीम इंडिया एज ऑलवेज। देखिए, अगर इस तरह की परफॉर्मेंस रहेगी तो मेरा नहीं ख्याल है इंडिया से हम कभी भी जीत सकते हैं। सही है, इंडिया की वर्किंग, इंडिया का होमवर्क हमेशा बहुत अच्छा होता है। और आज ना मैं यूजुअली बड़ा पॉजिटिव होता हूँ, आज मेरा दिल टूटा है। जिस तरह इतनी गंदी परफॉर्मेंस है कि मैं आज लिटरली सारे इंडियन क्राउड को वेव करके थम्स अप दे के आए होंगे, यार वेल प्लेड, आपकी टीम बहुत अच्छी है और हम इस चीज़ को तस्लीम कर लेते हैं, मान लेते हैं दैट हम आपसे अच्छे नहीं हैं। हमने एक टाइम पे डेकेड्स में आपको हराया था, लेकिन पिछले 20-25 साल से इंडिया इज ऑन टॉप। वेल प्लेड इंडिया। जो पाकिस्तान की टीम है ना, ये टीम नहीं है, ये कुछ प्लेयर्स हैं यहाँ वहाँ से खेल रहे। पाकिस्तान टीम को हम हमेशा सपोर्ट करते हैं। पिछले 6-7 ICC इवेंट से हम लोग हमेशा देखते हैं पाकिस्तान इंडिया गेम। हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी में भी गए थे 2017 के अंदर, 2021 के वर्ल्ड कप में गए, 2022 में गए ऑस्ट्रेलिया, 2024 में न्यूयॉर्क में थे, 25 में चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ आए थे हम दुबई के अंदर देखने के लिए, और अब श्रीलंका में हम लोग हैं 2026 के अंदर। आई मीन जो पिछले 3-4 हुए T20 वो बड़े अच्छे मुकाबले हुए हैं। मेलबर्न के अंदर ऑलमोस्ट पाकिस्तान जीता हुआ गेम था, हार गया, लेकिन ये तो वन साइडेड गेम था। बहुत सारी गलतियां करी। देखिए, बाबर आजम का ये टाइम था आज। अगर बाबर आजम, पाकिस्तान की आवाम मानती है बाबर आजम किंग है, तो किंग बन के दिखाए, विराट कोहली बन के दिखाए। विराट कोहली ये गेम आराम से जिताता था इंडिया को, ठीक है ना। आपने बाबर आजम को टीम में रखा इसीलिए था आज के दिन के लिए, जब 3-4 आउट होते थे बाबर आजम लेके चले, लेकिन बाबर आजम आज आउट हो गया। बाबर आजम कोई किंग नहीं है, उसको प्लीज खुदा के वास्ते किंग ना बोलें। किसी कहीं का किंग नहीं बाबर आजम। बाबर आजम टीम में डिजर्व जगह करता ही नहीं है। बाबर आजम टीम में नहीं होना चाहिए। इनको कोशिश करनी चाहिए कोई और टीम बनाए। देखिए, ये टीम नहीं है, ये कुछ प्लेयर्स आगे प्लेयर्स हैं। और ये कौन ऐसा करता है फिर टीम के साथ? पहले बोले आप बाइकआउट कर रहे हो, फिर बोले हम खेलेंगे, फिर नहीं खेलेंगे, फिर खेलेंगे। आप कहाँ से प्रैक्टिस करोगे?
और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। जयराम रमेश की पीयूष गोयल पर शदीद तनकीद। हिंद अमेरिका तिजारती मुआहदे पर किसानों को गुमराह करने का इल्जाम। AI इम्पैक्ट समिट 2026 का हिंदुस्तान में आज से आगाज। दुनिया भर के टेक लीडर्स अजलास में शिरकत के लिए पहुंचे नई दिल्ली। मगरबी बंगाल में इलेक्शन कमीशन की बड़ी कार्रवाई। ममता हुकूमत के 7 अफसरान को किया मुअत्तल। कश्मीर में नौजवानों की सूरत हाल पर मीर वाइस की तशवीश। कहा, रमजान के मुकद्दस महीने में हमें अपनी हालत संवारने पर तवज्जो देनी होगी। और पाकिस्तान के खिलाफ शानदार कामयाबी के बाद टीम इंडिया लौटी हिंदुस्तान। शानदार मुजाहरे पर जश्न का माहौल। इसी के साथ कौमी खबरनामा यहीं अपने इख्तिताम को पहुंचता है। सियासत की पूरी टीम के साथ वाजिद खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।